हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिजनेस विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसको आप कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो मेजर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से हम कुछ क्लियर करेंगे। बाकी अगर इस वीडियो में अगर कंप्लीट हो पाता तो ठीक, अदरवाइज इसका पार्ट्स लेकर के आऊँगा। तो नॉर्मली बात करते हैं कि जो चैप्टर 1 है कोल्ड वॉर के बारे में, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, 1945 की घटना है। उसके बाद विश्व युद्ध, सैन्य संगठन, क्यूबा संगठन। उसके बाद आप बात करते हो जर्मनी का विभाजन, नैम का बनना, छोटे महाशक्ति और बड़े महाशक्ति के बीच में कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे NIEO, न्यू बोलते हैं उसको, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, जो नैम के द्वारा बनाया गया। तो मतलब क्या है, ये जो चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे 6, 4, 3 मतलब इस टाइप के नंबर आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं CBSE के द्वारा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध होता क्या है। तो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध का मतलब होता क्या है। शीत युद्ध का अर्थ ये होता है ऐसी स्थिति जब हमें लगता हो कि दो देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना हो, लेकिन युद्ध का ना होने की बात। पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर के बारे में बात करते हैं। ऐसा है कि एक साइड में एक महाशक्ति है, दूसरी साइड में दूसरी महाशक्ति। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पीट करने के लिए एक दूसरे पर हमला कर देंगे, लेकिन वो सस्पेंस बना रहता है। आप बात करते हैं नॉर्मली संदेह बना रहता है कि भैया एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन युद्ध का नहीं होना ही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। नॉर्मली ये जो शीत युद्ध का टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हैं 1945 टू 1991। 1991 में दो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। USSR का पतन और आप बात कर सकते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। ये जो 1945 से 91 तक का टाइम है, ये दो महाशक्तियों का टाइम है। नॉर्मली एक साइड में हम पूंजीवाद के बारे में बात करेंगे, दूसरे साइड में हम साम्यवादी। पूंजीवाद का मतलब अमेरिका के बारे में बात करेंगे, साम्यवादी मतलब USSR के बारे में बात करेंगे, जिसको आप सोवियत संघ और वर्तमान में आप रशिया के नाम से जानते हैं। तो ये पहला क्या हुआ, शीत युद्ध का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि युद्ध की स्थिति बनी रहती, लेकिन युद्ध का होना नहीं, यानी कि नहीं होता है युद्ध। ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा। आप देखेंगे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की आशंका होती है, लेकिन वो हो नहीं रहा। लेकिन अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है यूक्रेन के बीच में, रशिया के बीच में, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 1945 की घटनाएं। अब 1945 की वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसमें आप शीत युद्ध से लेकर के 1991 तक इन दो घटनाओं तक हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक एक करके शीत युद्ध की घटनाओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, या 1945 की घटनाएं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 या 5 नॉर्मली बात करते हैं। ये वो घटना है तो बहुत सारे, लेकिन ये मेजर घटनाएं हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। घटनाएं आप बात करते हैं, सबसे पहला 1945 की घटनाओं में हम लोग क्या बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। आप सबको पता है पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसका पहला वर्णन हमें 1914 से लेकर के 18 के बीच में देखने को मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक साइड में आप मित्र राष्ट्र, दूसरी साइड में धुरी राष्ट्र बोलते हैं। अलाइड पावर और एक्सिस पावर, अलाइड पावर जीत जाता है, एक्सिस पावर दोनों में क्या हो जाता है भैया, हार जाता है। यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध कब होता है, 1939 से लेकर के 45। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 45 की घटना है। तो ये जाकर के क्या होता है, जब ये द्वितीय विश्व समाप्ति होती है उसके साथ में क्या शुरू हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति। आप बात कर, शीत युद्ध की समाप्ति 89 से लेकर के 91 के बीच में, लेकिन शुरुआत है वो आपको कितने में देखने को मिलता है, 45 में देखने को मिलता है। जब शीत युद्ध की शुरुआत आप माने जाते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो उसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलती है कि पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर दोस्त थे, लेकिन 1945 में जैसे ही क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना है, अलग अलग गुट बना करके इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पहचान बनानी है, जिसके कारण से वो 2 विचारधाराओं का जन्म होता है, जो मैंने लास्ट में भी लिखा, अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तीसरा क्या है, यूएनओ की स्थापना। आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि 2 देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट है, बंटवारा है नॉर्मली, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको शांति तरीके से अग्रीमेंट के थ्रू क्या करना है, सुलझाना है। अब बात करते हैं, ये जो यूएनओ की स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि हम मेजर किसकी बात कर रहे हैं, 1945 की घटना। 6 दिन के बाद मैंने लिखा कि भाई 24 में 6 ऐड करोगे, 30 अक्टूबर को भारत क्या हो जाता है, यूएनओ में शामिल हो जाता है। और यूएनओ में शामिल क्या वो परमानेंटली तरीके से होता है, नहीं दोस्तों, वो नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसका चुनाव हर 2 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर ये चीज है। उसके बाद जापान के 2 शहरों पर यूएसए द्वारा अटैक। नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे ही क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत होती है, नॉर्मली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो अमेरिका क्या करना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक एंट्री दिखाना चाहते हैं। किस तरीके से, क्योंकि वो जापान के 2 शहर हिरोशिमा, नागासाकी, आप बात करते हैं कब, हिरोशिमा पे 6 अगस्त, 9 अगस्त, 3 दिन के अंदर ही क्या करता है, 2 अटैक करता है। जो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय, जो 9 अगस्त को गिरा था उसका नाम क्या होता है, फैटमैन, जिसके आप बोल सकते हैं वजन लगभग 10 से 15 टन या 15 से 20 टन की बात करते हैं, जिसका जापान अभी तक खामियाजा भुगत रहा है। जैसे कि वहां पर जो इस बॉम्ब का इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि वहां पर जो बच्चे अभी भी क्या होते हैं, हैंडीकैप, कहीं ना कहीं वो एरिया, ये वाला जो हिस्सा है, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये मेन मोटिव क्या था, अमेरिका का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करना, नॉर्मली बात करते हैं पॉलिटिकल स्प्रेड, राजनीतिक क्षेत्राधिकार को बढ़ावा देना, दूसरा वहां के तकनीकों का क्या करना, इस्तेमाल करना। जापान कि एक खास बात ये रही कि जापान पर इतना कुछ होने के बाद भी जापान ने गिव अप नहीं किया। जापान ने ये सोचा कि भैया जो हो गया सो हो गया। उसके आने के बाद क्या किया था, नॉर्मली बात करते हैं, जापान पर मेन अटैक का कारण क्या था कि इसने पर्ल हार्बर, अमेरिका की जगह पर्ल हार्बर, वहां के क्या किया था, टाउन्स को इसने ध्वस्त किया था। उसके चक्कर में अमेरिका ने बदला लेने के लिए यहाँ के 2 शहरों पर क्या किया, अटैक किया। उसके बाद 2 महाशक्तियों का उदय। 2 महाशक्तियों का आपको पता है, साम्यवादी का मतलब यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन बोलते हैं हिंदी में, सोवियत संघ। इसका मेन मतलब क्या था, समाज में रहने वाले सभी के लिए एक जैसा सोचना। लेकिन पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, सेल्फ बेनिफिट, जहां पर आपका काम बन रहा है, दूसरे का बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं या निजीकरण बोलते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो 1945 की घटनाओं में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद एक और चीज में आप लोग देख सकते हैं, यूएनओ के साथ नैम की स्थापना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको आप गुट निरपेक्ष देश बोलते हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के रूप में काउंट होता है कि जो भी देश नए आजाद हुए हैं उनके सामने 2 ऑप्शंस थे पहले, या तो साम्यवादी को अपनाए लेकिन पूंजीवादी को। लेकिन यहाँ पर जब नैम आया तो उनको क्या मिला भैया, आजादी मिली कि नैम में अगर आप शामिल होते हो तो आप एज अ मालिक के रूप में काम करोगे, लेकिन अगर साम्यवादी पूंजीवादी में चलेगा दोबारा वो गुलाम बनेंगे, इसलिए वो ऑप्शन के रूप में क्या होता है, काउंट होता है। तो ये इतनी चीजें थी जो हम 1945 में हमने पढ़ी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
विश्व युद्ध के बारे में आप सभी को पता है, 2 वर्ल्ड वॉर अभी तक हो चुके, 1914 से लेकर के 1918, 1939 से लेकर के 1945, 2 गुटों में बटा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र वाले में आप बोल सकते हैं, मित्र का मतलब प्लस पॉइंट, नेगेटिव का मतलब हो जाएगा अलाइड पावर, इसमें मतलब उसमें कमजोर देश थे। जैसे हम बात करते हैं मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्र और सेम चीज है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था, जापान इस साइड ऐड हो गया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र में। तो ये ओवरऑल कहानी थी किसके बारे में, विश्व युद्ध के बारे में। तीसरा बात करते हैं सैन्य संगठन। अब सैन्य संगठन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या करना है, एक अपनी इमेज बनानी है, उसके लिए आपके पास मिलिट्री का पुख्ता होना या मजबूत होना बेहद जरूरी माना जाता है। जिसमें हम 2 गुट के बारे में बात करेंगे। एक साइड में हो जाएगी पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरी साइड में आप बात करेंगे साम्यवादी व्यवस्था। तो किस तरीके से इन दोनों ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया, देखते हैं दोस्तों। सैन्य संगठन हम किसको 2 भागों में बांटेंगे, एक साइड में यूएसए, दूसरी साइड में यूएसएसआर। अब जाहिर सी बात है, यूएसए अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर बनाने के लिए क्या करता है, संगठनों का निर्माण करता है। सबसे पहला संगठन आप मानोगे NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कंट्री की संख्या कितनी थी, 12 थी दोस्तों, जिसको आप क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। इसमें 12 सदस्य हैं। या नॉर्मली बात करते हैं उस टाइम की बात 1949 की। क्यों, इसका मेन मोटिव क्या था नाटो का बनाने का भाई, कि जो भी हमारे खास तौर पे अगर 12 कंट्री में से कोई देश अगर एक पर भी अटैक करता है, तो नॉर्मली उस अटैक को 12 अपने ऊपर मान करके उस चीज का क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो एक मोटिव क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, यूनिटी निकल के आ रहा है कि अगर आपके को ऊपर अटैक करता तो आपके दोस्त उस हमले को उस पर ना मान करके वो अपने ऊपर लेंगे, जिसके कारण से वो क्या करेंगे, दे विल टेक रिवेंज इन अ यूनिटी मैनर के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज हो गई। सीएटो और सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। उसके बाद सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको आप केंद्रीय संधि संगठन। ये 3 संगठन अमेरिका ने बनाए। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका का संगठन बना रहे तो बाकी लोगों का जो नॉर्मली बात करते हैं, जो अपना अट्रैक्शन वो किसकी ओर होगा, यूएसए की तरफ। लेकिन यूएसएसआर क्या, यूएसएसआर ऐसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि जिससे इन तीनों को वो टक्कर दे सकता है। नॉर्मली बात करते हैं कि इसका मेन मोटिव एक और था कि यूरोप है, ये जो शीत युद्ध का दौर है, इसका एपिक सेंटर कहाँ पर है, यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था, ईस्ट यूरोप और वेस्ट को कौन लीड कर रहा था, यूएसए, ईस्ट को कर रहा था यूएसएसआर। तो नॉर्मली नाटो का मेन मतलब क्या था, वेस्ट से लेकर के ईस्ट पर क्या करना, कब्जा करना, क्योंकि वेस्ट में तो ऑलरेडी इनका कब्जा है। तो ये ईस्ट पर, यानी कि जब ईस्ट पर कर लेंगे तो यूएसएसआर पर कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई ईस्ट पर वो कब्जा करने जा रहे और ईस्ट वाले कुछ नहीं कहेंगे। तो बदला लेने के लिए क्या करते हैं, जो यूएसएसआर है, ये जो यूएसएसआर है, इन्होंने तो 3 बना दिया, नाटो, सीएटो, सेंटो। इन्होंने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट 1955, पहला वार्सा पैक्ट। दूसरा बात करते हैं वियतनाम के साथ दोस्ती, ये वार्सा पैक्ट का मेन मोटिव क्या था बनाने का भाई, कि जो ये नाटो है ये क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यूएसएसआर। अब यूएसएसआर क्या बनाता है, वार्सा
अब इसका मेन मोटिव क्या होता है कि भैया जो ये नाटो है ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ईस्ट की बढ़ने से पहले इसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इसका मतलब कंट्रोल को वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। दूसरा क्या है, वो वियतनाम के साथ अपने सैन्य संगठन को मजबूत करता है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो किसके साथ जुड़ता है, चाइना के साथ जुड़ता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने भी 3 संगठन का क्या किया, निर्माण किया। यहाँ पर 3 संगठन नहीं है, एक ही है, बस ये क्या करता है, देशों के साथ दोस्ती करता है। इससे ये पॉजिटिव रूप में अपने आप को मजबूत कर पाता है। कौन, आप बात करते हैं यूएसएसआर, यूनाइटेड यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसको आप अभी रसिया बोलते हैं। जब सोवियत संघ का पतन होगा 1991 में, तो आप बात करेंगे उस टाइम पर जन्म किसका होगा भैया, रसिया के बारे में बात करेंगे। जो अनाउंसमेंट करेंगे रूस, यूक्रेन, बेलारूस के बारे में बात करेंगे। ये नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज शीत युद्ध के अर्थ के बारे में, 1945 की घटना है, विश्व युद्ध, सैन्य संगठन के बारे में हमने बात करी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पार्ट 2 के नाम से जानेंगे, क्यूबा संकट पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, नैम का बनना, छोटे महाशक्तियों का बनना और उसके बाद बड़े शक्तियों का, उसके बाद अब बात करते हैं नियो का बनना। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।